अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का एस्पेक्ट। ये सारी के सारे आपने क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए, क्वांटम नंबर्स के बारे में जानकारी ले ली। एक बार एक फास्ट रिकैप हम पढ़ लेते हैं क्वांटम नंबर्स का। क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या थे आप जानते हैं, इंफॉर्मेशन थी। किसके बारे में इंफॉर्मेशन थी? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या क्या जानकारी दे रहे थे वो, कि ये कौन से शेल को बिलोंग करेगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, इसका सबशेल क्या होगा, इसके ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या होगी, इसके पास कितने ऑर्बिटल होंगे, और हर ऑर्बिटल में क्या क्या स्पिन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इसके बारे में सारी जानकारी किसने दी? सारी जानकारी दी आपके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर्स में। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। यस सर। क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, बताइएगा मुझे। कहता है बताइए इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल कौन कौन सा क्वांटम नंबर आपको लगता है? जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 1p, दूसरा दे दिया 2s, तीसरा दे दिया 3f, चौथा दे दिया 4d। तो आपसे पूछा इनमें से कौन कौन सा आपको लगता है पॉसिबल ही नहीं है, बन ही नहीं सकता चाहकर भी। यस। क्या 1p बन सकता है? नहीं बन सकता। बताओ पहले, 1p बन सकता है क्या? 1p में अभी पहले एक काम करो, हमेशा जब भी चेक करना होता है कि बनेगा या नहीं, एन और एल की वैल्यू देखते हैं। तो 1p में एन कौन है? N1 n1 है। बताओ एल कौन है? एल आया था मैंने 0 1 2। ये याद कर लो तुरंत, आप लोग इसको भूल जाते हो आप लोग। SPDF। तो बताओ एल की वैल्यू कितनी होगी जब p बोल रहा है तो? एल इज 1। 1। क्या कभी n और l बराबर हो सकते हैं? क्या शेल और सबशेल एक हो सकते हैं? नहीं। तो फिर ये आपने कैसे कह दिया ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। आपको अपनी गलती समझ आई? Yes. फादर कैन नेवर बी इक्वल टू सन। शेल फादर है, सब शेल कौन है? बेटा है। बेटा और फादर कभी बराबर नहीं हो सकते। अवनी बत्रा बात समझ आ गई? श्रद्धा महाजन, अवनी इज इट क्लियर? यस सर। कृषांश समझ आ रही है बेटा? आगे सर। ठीक है, आगे समझिएगा। एन एल के बराबर नहीं हो सकता। बताइए क्या 2s पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल। यस सर। कैसे पहचाना? क्योंकि एन टू है और एल इसका 3 है। 0 सॉरी, एल इसका वो है 0 1 2। 0। इसका एल की वैल्यू कितनी पर है? इसका एन तो 2 है और एल 0 है। एन हमारा 2 एल 0 है इसका। और एल 0। तो 2 तो ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा है, इसका मतलब 2s पॉसिबल है। बताओ अगला वाला क्या है? 3f। दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। एन की वैल्यू कितनी? 3 3। एल की वैल्यू बोलो। 3। दोनों बराबर आ रहे हैं। एन कैन नेवर बी इक्वल टू एल, नॉट पॉसिबल, इसलिए 3f पॉसिबल नहीं है। अगला बताइए 4d। Possible. इट इज पॉसिबल। एन की वैल्यू कितनी है? 4। 4. एल की वैल्यू कितनी है? 3. 3 3 कैसे हो गई? 2 SPD। 2। एल की वैल्यू 2। तो 4 2 से बड़ा है, आया ना? Yes, sir. यस भैया। 4d पॉसिबल है। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आगे। आ गई सर। यस आगे। अब जरा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बताइएगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो l और m की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? अगर n की वैल्यू कोई बोलेगा नहीं, बस रेज योर हैंड जिसका हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 सुन लीजिए। अगर n 1 है, l 0 है, m 0 है, क्या ये पॉसिबल होगा? n 2 है, l 1 है, m माइनस 1 है, पॉसिबल होगा। और अगर n 3 है, l 2 है और m प्लस 1 है, पॉसिबल होगा। ये आपको बताना है। या फिर n इज इक्वल्स टू 2 और l इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या डेजिग्नेशन आप इस्तेमाल करोगे, मतलब कैसे उसे आप रिप्रेजेंट करोगे। और n इज इक्वल्स टू 5 और l इज इक्वल्स टू 3 को आप कैसे डेजिग्नेट करोगे, ये आपको बताना है। आपको मैंने 2 मिनट दिए करने के लिए क्वेश्चन, क्विकली।
चलिए बोलना शुरू करिए। पहला वाला पार्ट कह रहा है n इज इक्वल्स टू 3, l और n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। अगर n 3 है तो l की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है बच्चों? 1 2 0 1 2 0 1 2 बहुत बढ़िया, l की वैल्यू पॉसिबल है 0 1 और 2। l इज इक्वल टू 0 के लिए m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0। l इज इक्वल्स टू 1 के लिए m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0, -1 0 +1। और l इज इक्वल्स टू 2 के लिए -2 -1 0 1 2 +1 और +2। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. बात समझ आ गई? समझ आ गया सभी को? यस सर ठीक। यस सर। अगला वाला पार्ट जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा। पहला वाला पार्ट पॉसिबल है क्या? n इज इक्वल्स टू 1, l इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है? बोली पॉसिबल है, हाँ या ना? यस सर। यस बिल्कुल सर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि n 1 है, l छोटा रह गया और l पर m डिपेंड करता है। बताइए अगला पार्ट पॉसिबल है? यस यस सर। सर कैसे पहचाना? क्योंकि L छोटा एन जो है सर N एन टू बड़ा है। है एल छोटा है एन जो है एल से बड़ा है और एम पॉसिबल है एल के लिए। बहुत बढ़िया, n 2 है, l 1 हो गया, तो n तो कुछ भी हो सकता है, -1 0 +1 में कोई भी हो सकता है, चलेगा। अगला बोलो n 3 l 2 m +1 पॉसिबल है? पॉसिबल है सर यस पॉसिबल। इससे अगला बोलो। सर इसके 2p। ये बन गया हमारा 2p। 2p कितने लोग का आ गया? आ गया 2p आ गया जिनका, प्लीज आ रेज योर गया। हैंड। जिन लोग का 2p आ गया रेज योर हैंड। दिव्य का आ गया, दिवस का आ गया, प्रशांश, नितिन, प्रतीक, श्रद्धा आ गया बेटे? श्रद्धा भी आया है नहीं? देखो अगर n की वैल्यू 2 है तो ये तो आगे तो 2 आ ही गया। l की वैल्यू मैंने अभी याद कराई है आपको, क्या होती है? l की 4 वैल्यू होती है, 0 1 2 3। जब 0 है तो वो कौन है? D, s सबशेल है। 1 है तो वो क्या कहलाता है? p। 2 है तो क्या कहलाता है? d। और 3 है तो क्या कहलाता है? f। आपको क्या दिया हुआ है? n2, आपने 2 लिख दिया। अब l चेक कर रहे हो, l क्या है? 1। 1 के लिए क्या होता है? 1 के लिए होता है हमारा p। l की जब वैल्यू होती है, l की वैल्यू 1 किसको रिप्रेजेंट करती है? p को। l की वैल्यू 2 रिप्रेजेंट करती है d को। l की वैल्यू 3 रिप्रेजेंट करती है f को। और 0 करती है s को। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 2p। मेरी बात समझ आ गई? श्रद्धा आप क्लियर हुआ? यस सर ओके, आप जरा आगे सुनिए। अगला है n इज इक्वल्स टू 5 और l इज इक्वल्स टू f। तो बताओ क्या बन गया इससे? 5 है 5f। तो 5f हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? ये डेजिग्नेशन वाली कहानी क्लियर हो गई? सर। आ गई सर अब ये जब डेजिग्नेशन क्लियर हुई ना, तो इसके बाद एक पहला लॉ समझाता हूँ आपको मैं, जिस लॉ का नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? इसको याद करने तरीका, नो जुड़वा अलाउड। इसको ऐसे याद कर लो, इसका जुगाड़ याद करने का क्या? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नो जुड़वा अलाउड, मतलब जुड़वा नहीं बनेगा, कोई भी जुड़वा हो नहीं सकता। व्हाट इज जुड़वा? ट्विंस क्या होते हैं? जो कि आइडेंटिकली क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेम। उसने कहा पॉली ने, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को भर रहे हो, किसी भी एलिमेंट में भर रहे हो, किसी भी शेल्स में भर रहे हो, उसके ऑर्बिट्स में भर रहे हो, ऑर्बिटल में भर रहे हो, तो कह रहा है भरते वक्त एक चीज तो पक्की है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो, कह रहा है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के सारे क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ तो वेरिएशन उसमें आएगा ही आएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, ये एक सबशेल है 1s, जिसमें n की वैल्यू कितनी है? 1 और l की वैल्यू कितनी है? 0। आप जानते हो ना s के लिए क्या होता है? s के लिए l कितना होता है? 0। और ये क्या है? n इज इक्वल्स टू 1। ऑब्वियस ही बात है, अगर l इक्वल टू 0 तो m कितना हो गया? 0। 0। पता है ना ये बात? l पर डिपेंड करती है m की वैल्यू, और m का फॉर्मूला होता है -l से लेके +l। अब ये 0 है तो m की वैल्यू 0 ही आएगी। और m इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? कमरा। याद आया कुछ? यस सर। इस घर में एक ही कमरा है, और एक कमरे में कितने लोग ठहर सकते हैं? याद आया कुछ? तो 2। तो मैंने क्या किया, मैंने ये दो इलेक्ट्रॉन्स को दो लोग बना दिए।
अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली पहले वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना मैं इसको क्या कहने वाला हूँ। ये है 1s1 पहला इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा है 1s2। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? अगर पहला Yes, sir. एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताइए जल्दी से एक बार। एस कैन हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2. 2। 2. ठीक है ना, 2 में से पहला इलेक्ट्रॉन कौन है 1s1, दूसरा कौन सा हो गया 1s2। ये कहानी क्लियर है? Yes, भैया. ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ कुछ चीजें। एन एल एम और एस, यहाँ लिख दिया मैंने 1s1 की कहानी, और यहाँ लिखूंगा 1s सेकंड वाह, सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, सेकंड वाह मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो बताओ जरा इन दोनों में पहली चीज एन इज कितना है, एन इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी कितनी है एन की 1। One. बताओ सेकंड चीज इसके भी एल की वैल्यू क्या है, एल कौन होता है? बताओ एस के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0. 0. 0। ऑब्वियस सी बात है, अगर एल 0 हो गया तो एम भी 0 हो गया, 0 हो गया, हाँ या ना? Yes. बताओ इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है? Plus half. बहुत बढ़िया, बस ये चीज समझनी है आपको। पहले वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी हो गई +12, तो दूसरे वाले की स्पिन क्या हो गई -12। कितने लोग को ये मेरी बात समझ आ रही? आ गई. प्लीज रेज योर आगे हैंड। बताओ कौन कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल थे सेम? एन सेम हो सकता था, एल सेम हो सकता है, इवन एम भी सेम हो सकता है, मगर क्या चीज सेम कभी नहीं हो सकती? एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर, एक कमरे में रहने Yes. वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स की कभी भी स्पिन सेम नहीं होगी। अगर स्पिन सेम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर लड़ाइयां बढ़ जाएंगी। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, भैया. Am I clear to all? हाँ या ना? Please raise your hand. अवनी, दिव्य, Yes, sir. मोनिका, नितिन, श्रद्धा। Yes, sir. समझ आया? मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब क्या हुआ कि मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन है 1s1 और एक इलेक्ट्रॉन है 2s1। ये अलग अलग कमरे हैं, ये इस कमरे की बात हो रही है, ये इस कमरे की बात हो रही है। इस कमरे में एक इलेक्ट्रॉन है मान लो ये, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है 2s1। हम स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं और हम स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है 2s1 वाला, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है 1s1 वाला। अब चेक करते हैं क्या इनकी चारों चीजें सेम है। पहले बोलो n। N की वैल्यू 1 2. वैल्यू 1 और n की वैल्यू इसकी 2, पहली चीजें डिफरेंट हो गई, हाँ या ना? Yes, भैया. यानी डिफरेंट Yes, sir. ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, उसकी तो बात ही नहीं करनी, वो तो हम पहले कह देंगे कि भैया डिफरेंट ऑर्बिट्स है, एक ऑर्बिटल्स है। लेकिन यहाँ तो एक ऑर्बिटल में रहने वाले भी दो इलेक्ट्रॉन्स की सारी चीजें सेम नहीं हो सकती। यही बात पॉली ने कहा, और पॉली की बात को मैं लिखने वाला हूं। पॉली ने कहा नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है सर. और एक इंपॉर्टेंट बात याद कर लेना, किसी भी एलिमेंट के ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल मतलब कमरा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक घर में कई कमरे हो सकते हैं, लेकिन एक कमरे में कितने लोग ठहर सकते हैं? मैक्सिमम 2. 2. तो ये बात भूलना मत, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है ये पॉइंट। कह रहा है एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो दो इलेक्ट्रॉन्स की उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? Opposite. वेरी गुड, -half -half. दे शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए? ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. Yes, sir. अब समझ आ गया सभी को? आ गया सर. पॉली एक्सप्रेशन क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दीजिएगा, कुछ फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज। कह रहा है कैसे हम फाइंड आउट कर दे। अगर मुझे n पता हो तो पहली चीज मुझे पता है नंबर ऑफ सबशेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ सबशेल्स निकालने हो किसी भी शेल के अंदर, इन n शेल, अगर n शेल है, nth शेल की बात हो रही है, तो उसमें कितने सबशेल्स होंगे ही होंगे? आंसर है n सबशेल तो होंगे, पहला पॉइंट। और अगर सबशेल पता है तो मैं ऑर्बिटल्स निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो एक सबशेल में, कमरे किससे निकालते हैं? m से निकालते हैं ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, 2l+1, 2 × l+1। ठीक है?
अगर कोई पूछे आपसे कि मैक्सिमम नंबर, ये कंपटीशन पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं ये फॉर्मूलाज, कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने इन सबशेल, एक सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 × 2l+1। और चौथा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n शेल इज इक्वल्स टू n²। बात समझ आ रही है? Yes, भैया. और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल, इसका फॉर्मूला भी आप जानते हो, 9 से पढ़ते आ रहे हो, 2n²। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? ये फॉर्मूलाज याद हुए? एक बार देखो फिर से। नंबर ऑफ सबशेल निकालने हैं n शेल में, कितना होता है n। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं किसी भी सबशेल में, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2l+1। किसी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे 2 × 2l+1। और किसी भी ऑर्बिटल में कितने शेल है ये निकालने हैं तो क्या करोगे n²। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स nth शेल में है, ये कैसे निकालोगे बाय द फॉर्मूला 2n²। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. Yes, sir. ठीक है। अगर ये बात समझ आ गई तो इसकी अगली वाली बात भी आपको इजी हो जाएगी, आसानी से समझ आ जाएगी। अब हम बात करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। शेप्स, शेप्स कैसे निकाली जाती है एटॉमिक ऑर्बिटल, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले एस सबशेल की शेप याद है आप लोगों को, क्या थी? Spherical. एस सबशेल की शेप जो होती है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes. तो अगर मैं एस सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एस सबशेल में पहले मैं बात करता हूँ 1s की, यानी कि एक ही पर्टिकुलर शेल बनेगा इसका और इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। और बीचों बीच उन्होंने क्या दिखा दिया, न्यूक्लियस दिखा दिया। तो मान लो ग्रीन कलर से मैंने न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें ये पर्टिकुलर चारों तरफ जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, यूनिफॉर्म है, कहीं पर भी कोई ऐसा पॉइंट हमें नहीं दिखाई दे रहा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा जहां पे नोड्स मिल सके। क्या मिल सके? नोड। नोड याद है आप लोग को? भूल गए? याद है. नोड वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. 0। और लिखोगे एरिया इन स्पेस वेयर probability of finding electron is 0। जहां पे कितनी हो जाए प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की? 0। उस जगह को हम लोग क्या बोल देते हैं? नोड कहते हैं। तो 1s में 0 नोड। ये कैसे आता है, इसके पीछे कोई फॉर्मूला भी है क्या? हाँ, इसका एक फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, फॉर्मूला क्या होता है। अभी के लिए कंसेप्ट समझ आया? अब मान लो मुझे ड्रॉ करना होता 2s, तो 2s कैसे ड्रॉ होता? तो ऐसे समझना 2s ऐसे ड्रॉ होगा, फर्स्ट ये सेंटर आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रीजन है व्हाइट वाला, ये क्या बन गया? इसके अंदर नोड बन गया, यानी कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन इस रीजन में आपको 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, भैया. Yes, sir. Clear. अगर मैं 3s बनाऊं तो बताओ कितने होंगे? चलो सोचो कॉमन सेंस से, 3s में कितने हो जाएंगे? दिमाग लगाओ। 3 हो जाएंगे। देखो अब 3s में 3 बनाओ सर्कल, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, जिसमें न्यूक्लियस बन गया हमारा।
सर इसमें तो दो नोड है। दो नोड आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। कितने नोट्स बन रहे हैं इसके अंदर? 2 नोट्स। कितने लोगों को 2 नोट्स दिख गए इसके अंदर? जल्दी बोलिए। ये रहा और ये रहा, ये दोनों क्या बन रहे यस हैं? सर। नोट्स बन रहे हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? यस। यानी कि जितने ज्यादा साइज बढ़ता जाएगा उतने ही नोड्स मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। वैसे भी आप जानते हो ना, साइज बढ़ता है तो क्या बढ़ रही है? वॉल्यूम बढ़ रही है। और वॉल्यूम बढ़ रही है तो पार्टिकल्स तो उतनी ही है, उनकी डेंसिटी क्या होती जाएगी? लगातार कम होती चली जाएगी। और जहां डेंसिटी कम होगी वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होती जाएगी? हमारी लगातार कम होती जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? तो अगर मैं आपको ये बात कह दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम एट, सबसे नजदीक सबसे ज्यादा कहां पर होती है? इज मैक्सिमम एट और नियर न्यूक्लियस। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? न्यूक्लियस के पास हमेशा डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, हाँ या ना? यस। जल्दी बोलिए, क्लियर है? एस की बात समझ आ गई सभी को? यस सर। एस के बाद अब डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ पी सबशेल के लिए। क्या पी सबशेल में नोड बनता है? मैंने सिखाया था आप लोगों को, याद है कि नहीं? भूल गए? याद है। डम्बल शेप्ड। बहुत बढ़िया, डम्बल शेप। और इस डम्बल शेप मैंने कहा था ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप नोटिस कर रहे हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बन रहा है? आपका एक नोड बन रहा है, क्योंकि ये तो वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ही मिलेंगे, हाँ या ना? यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स मिलना ही मिलना है आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कहाँ नहीं मिल रहे इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इस रीजन में नहीं मिल रहे। ये जो पॉइंट ऑफ पेरिफ्री है, पॉइंट ऑफ मीटिंग है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये हमें क्या मिल रहा है? एक नोड मिल रहा है। यानी कि px में भी एक नोड मिलेगा, py में भी एक नोड मिलेगा और pz में भी एक नोड मिलेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए Yes, हाँ या ना? अब यहाँ से हमारे नोड्स को हम कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला सीखो आप लोग सभी। नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है पहला, नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स। अगर एक प्लेन की बात करें तो उसमें नोड्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स इज इक्वल टू सिंपली एल। किस पर डिपेंड करते हैं? एल के ऊपर। एल क्या होता है हमारा? सबशेल। सबशेल। दूसरा, अगर मुझे नोड्स निकाल रहे हैं किसी रेडियस के अलाउ, तो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स निकालने हो, मान लो आपको बोल दे एग्जामिनर, L-1। हाँ, स्फेरिकल या फिर रेडियल नोड्स, इनमें से कोई भी निकालना हो, द फॉर्मूला इज, एग्जाम में ऐसे पूछेगा कैलकुलेट द रेडियल नोड्स या स्फेरिकल नोड्स, तो फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। और अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ नोड, दोनों को ऐड कर दो जरा, ऐड करना जरा। टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या हो गया? इन दोनों को ऐड करो, -1। n माइनस 1। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? ये फॉर्मूले याद हो गए? हो गए। आ गए? तो जरा अगर समझ आ गए तो जरा आंसर निकाल के दिखाओ मुझे। कैलकुलेट रेडियल, तीनों निकालने हैं आपको, रेडियल, टोटल एंड प्लेनर। नोड्स फॉर फर्स्ट पार्ट 4f, बी पार्ट 3s, सी पार्ट 6d। जल्दी से 1 मिनट का टाइम दिया, निकालिए तीनों पार्ट। आ रहा है? कैसे करेंगी बोलिए पहले का पार्ट का आंसर? पहले में रेडियल नोड्स कैसे निकालोगे? 4f में सर। आ रहा है फॉर्मूला फॉर रेडियल 4 नोड? माइनस 3 माइनस 1 से अभी हो आ जाएगा। रहा है, बोलेगी n माइनस एल माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है? 4। l क्या होता है? f के लिए l की वैल्यू क्या है? अरे बोलो,
F के लिए L की वैल्यू 3 हो गई ना, आंसर 0 होगा सर। 0 आ जाएगा। आ गया 0। बताओ टोटल नोट्स कैसे निकालोगे? n minus 1 4 minus 1 3 that is 3। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज नंबर ऑफ स्फेरिकल नोट्स, कैसे निकालोगे? स्फेरिकल निकाल लिया आपने, टोटल Yes. नंबर नोट्स निकल गए। अब क्या रह गया हमारा? खाली प्लेनर नोट्स रह गए। प्लेनर कितने हैं? प्लेनर तो इज इक्वल टू एल हो L होता जाता है ना, और L हमारा 3 है, तो सिंपली 3 हो इसीलिए आप जाएगा। देखो टोटल नोट्स जो हमारे आ रहे थे वो 3 इसीलिए आ रहे थे, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लेनर नोट्स। बाकी तो नोट्स हमारे 0 ही आ रहे हैं, रेडियल तो आया ना। क्लियर है? Yes. Yes. अगला देखिए जरा, 3s के लिए बोल दीजिए जरा फटाफट। 3s के लिए पहले बोलिए आप मुझे स्फेरिकल नोट्स 2. कितना है? स्फेरिकल नोट्स 2. हाँ, 3 minus 0 minus 1 that is 2। बता टोटल नोट्स कितने हैं? 2. sir 1 टोटल नोट्स हो गए n minus 1 ना, तो 3 minus 1 is 2। 2 हो जाएंगे। बताइए प्लेनर नोट्स कितने हैं? 0 0 because l is equals to 0 कितने लोगों को बात समझ आ रही है? okay आगे. अब बताओ 6d के लिए। और planar node is equal spherical node is equals to 3 6 minus 2 minus 1 राइट, yes sir 3 आ गया। और total 5 The total 5 5 total 5 and planar 2. and planar node 2 planar 2 क्लियर टू ऑल? yes sir yes ये स्टोरी सबको समझ आ गई अच्छे से? yes भैया ठीक है, अब इसके बाद आपको मुझे सिखाना है कि जितने भी हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम्स की बात करते हैं इसमें फिलिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, और कॉन्फ़िगरेशन के पीछे रूल क्या होता है, कौन कौन से साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के लिए, और अब तक जो हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे 2882 क्या वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी या इसको हम फर्दर सब डिवाइड कर देंगे? अगर फर्दर सब डिवाइड होगी तो क्या बेसिस रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और क्या वो क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करती है, क्वांटम नंबर्स को फॉलो करती है, क्या उसमें n l m और s वाली जो वैल्यूज हैं ये रेगुलेट कर पाएंगी अपनी कंडीशंस को, अगर कर पाएंगी तो क्या सीक्वेंस रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, क्या जो हमारा पीरियोडिक टेबल है क्या वो इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, अगर करता है तो वो क्या सिस्टम है, क्या कंसेप्ट है जिसके हिसाब से हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये सारी बातें, अब बस 2-3 रूल और रह गए इस चैप्टर के अंदर जो सारी बातों को जस्टिफाई कर देगा। एक नया डायमेंशन मिलने वाला है आप लोगों को कि किस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे अरेंज्ड है, क्यों फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, क्यों सेकंड पीरियड में 8 ही एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में भी 8 ही है, फोर्थ पीरियड में 18 क्यों हो गए, फिफ्थ पीरियड में 18 क्यों रहे, सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स कहाँ से आ गए, सेवेंथ पीरियड में 32 एलिमेंट्स कहाँ से आ गए, इसके पीछे कोई लॉजिक है या अपनी मर्जी से भरे जा रहे हैं? तो सारी की सारी बातें एक्सप्लेन करने के लिए ये क्वांटम नंबर्स हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, जिसके अंदर पहली चीज हम जो पढ़ेंगे वो पॉली हमने पढ़ लिया कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स इन एनी ऑफ द ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल की भी बात कर लो तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। और इसी के बाद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमने कल पढ़ेंगे आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पहली चीज जो जिस साइंटिस्ट ने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें नॉलेज दी। फिर हम पढ़ेंगे हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और फिर कुछ एक्सेप्शन केसेस कराऊंगा आप लोगों को जो 12th तक आप लोगों ने याद रखने। एम आई क्लियर टू ऑल? एक आप लोगों को सजेशन दूंगा कि साथ साथ रिविजन करते रहो,